गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम पार्ट सेकंड के इनकम टैक्स के सेकंड चैप्टर निवास स्थान के निर्धारण के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें बताया गया है कि गत वर्ष 2019-20 के वित्तीय वर्ष में श्री रामचंद्र की निम्न आय कर योग्य थी। पाकिस्तान में दी गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन 1 लाख रुपए, भारत में पेशे से आय परंतु जापान में प्राप्त की गई 30,000 रुपये, मलाया में संपत्ति से आय जिसमें से 30,000 रुपये भारत में भेजे गए, टोटल आय है 60,000 रुपये। इंदौर में व्यापार से अर्जित लाभ 50,000, केन्या में कृषि से आय 1 लाख रुपये, नेपाल में चलाए गए व्यापार से लाभ जिसका नियंत्रण भारत से होता है 2 लाख रुपये। गत वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में लाए गए भूतकालीन लाभ जिन पर पहले भी कर नहीं लगा था 1 लाख रुपये। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए रामचंद्र की कुल आय की गणना कीजिए और यदि वह भारत में निवासी हो, असाधारण निवासी हो और अनिवासी हो। रामचंद्र तीनों स्थितियों में हमें रामचंद्र की कुल आय की गणना करनी है। जब वह निवासी हो, असाधारण निवासी हो, अनिवासी हो, उसकी ये आय हैं और इन आयों के आधार पर हमें उसकी निवास स्थिति के अंतर्गत कितनी कुल आय होगी इसका निर्धारण करना है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ श्री रामचंद्र फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। इसके अंदर हम टेबल बनाएंगे और इस प्रकार रेजिडेंशियल, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, इस तरह 3 कॉलम बनाएंगे और पर्टिकुलर्स में इसका डेटा लिखेंगे। फर्स्ट है भारत में उपार्जित एवं प्राप्त की गई। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में प्राप्त और उपार्जित कौन सी आय है। फर्स्ट पाकिस्तान वाली नहीं है, भारत में पेशे से आय परंतु जापान में प्राप्त की गई है, मलाया में संपत्ति से आय है वह भी नहीं है, इंदौर में व्यापार से अर्जित लाभ यह एक क्लियर आय है जो भारत में उपार्जित है और भारत में प्राप्त है। इस प्रकार इंदौर के व्यापार के लाभ हम तीनों कॉलम में लिखेंगे 50,000, 50,000, 50,000। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है भारत में उपार्जित परंतु विदेशों में प्राप्त आय, और हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि ऐसी कौन सी आय है जो भारत में उपार्जित है परंतु विदेशों में प्राप्त की गई है। अब हम लोग बी पॉइंट में देखेंगे कि भारत में पेशे से आय परंतु जापान में प्राप्त की गई, वह कितनी है 30,000, तो यह तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है भारत में प्राप्त पर विदेशों में उपार्जित आय। इसमें कौन सी होगी, ऐसी आय जो भारत में प्राप्त की गई है किंतु विदेशों में उपार्जित की गई है, वह है पाकिस्तान में की गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त किया गया है वेतन 1 लाख रुपए का, तो इसके लिए तीनों के लिए टैक्सेबल होगा, तो तीनों कॉलम में लिखेंगे हम 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है भारत के बाहर उपार्जित और भारत के ही बाहर प्राप्त आय। इसमें हम जो लिखेंगे मलाया में संपत्ति से आय। मलाया में संपत्ति से आय है तो वह केवल निवासी के लिए ही कर योग्य होगी। फिर है केन्या में कृषि आय। केन्या में यदि कोई कृषि आय है तो भारत के बाहर उपार्जित है, भारत के बाहर ही प्राप्त है तो केवल निवासी के लिए कर योग्य होगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेपाल में व्यापार से आय जिसका नियंत्रण भारत से होता है। इस प्रकार यह क्लियर है कि ऐसा कोई व्यापार यदि कोई भारत से संचालित होता है तो वह निवासी और असाधारण निवासी दोनों के लिए ही कर योग्य होता है। तो इस प्रकार 2 लाख, 2 लाख दोनों के कॉलम में लिखे हमने निवासी और असाधारण निवासी की। फिर हमारा जी पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका से पिछले वर्षों के बिना कर चुकाए हुए लाभ गत वर्ष में भारत लाए गए हैं, तो इस प्रकार इस पे किसी को भी कर नहीं देना होगा। जो गत वर्ष से पूर्व के यदि कोई लाभ होते हैं तो वह तीनों के लिए ही कर योग्य नहीं होते हैं। भारत में कृषि आय सभी करदाताओं के लिए कर मुक्त होती है परंतु विदेशी आय निवासी करदाता के लिए कर योग्य है। इस प्रकार क्लियर है, हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए एक करदाता है श्री जगमोहन, उस जगमोहन की निम्नलिखित आय हैं और उनके आयों में आपको ये देखना है कि जब वह निवासी हो तब उसकी कुल आय क्या होगी, जब वह असाधारण निवासी हो तब क्या होगी और जब वह अनिवासी हो तब उसकी आय क्या होगी।
फर्स्ट है, हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में मकान संपत्ति से आय 50,000, जिसे ऑस्ट्रेलिया में ही एक बैंक में जमा करा दिया गया तथा इसमें से 20,000 रुपये भारत में लाए गए। इस प्रकार यह केवल निवासी करदाता के लिए ही कर योग्य होगी। फिर हम लोग सेकंड देखते हैं, भारत सरकार से प्राप्त रॉयल्टी 24,000। भारत सरकार से प्राप्त रॉयल्टी भारत में प्राप्त और भारत में उपार्जित है, तो यह तीनों के लिए कर योग्य होगी। तीनों के कॉलम में हम 24,000, 24,000, 24,000 लिखेंगे। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, अफगानिस्तान में व्यापार से आए 1,25,000। इसमें से 75,000 रुपये भारत में प्राप्त किए गए। इस व्यापार का नियंत्रण भी भारत से होता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि जो रिसीव्ड इन इंडिया है उसमें तो हम 75,000, 75,000, 75,000 तीनों के लिए कर योग्य मानिए, और जो रिसीव्ड इन अफगानिस्तान हुआ है 50,000, उस पर केवल निवासी और असाधारण निवासी को ही कर देना होगा। फिर फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, मलेशिया में विनियोगों की आय 50,000। इस राशि को मलेशिया में इनके अधिकृत प्रतिनिधि ने प्राप्त किया और बैंक ड्राफ्ट से भारत भेजा। इस प्रकार की अगर कोई इनकम होती है जो मलेशिया में हुई है, मलेशिया में प्राप्त हुई है, तो वह उस पर केवल निवासी को ही कर देना होगा। यह निवासी के कॉलम में लिखी जाएगी 50,000 रुपये। फिफ्थ पॉइंट है, महेश चंद्र जो अनिवासी है से भारत में संचालित व्यापार के लिए दिए गए ऋण पर प्राप्त ब्याज। इस प्रकार का प्राप्त ब्याज है, तो यह एक तरह से भारत में ही प्राप्त और उपार्जित माना जाएगा, और इस पर तीनों को कर देना होगा 25,000, 25,000, 25,000। इसके बाद हम 6 पॉइंट देखते हैं, श्री सुरेश चंद्र जो निवासी है भारत के बाहर संचालित व्यापार के लिए प्रदान की गई तकनीकी सेवा के लिए प्राप्त रॉयल्टी 20,000। इस पर केवल ऐसे निवासी को ही कर देना होगा। इस प्रकार हम आगे देखते हैं, भारत में एक व्यापार से आए 2 लाख रुपए है। इस व्यापार का नियंत्रण फ्रांस से किया जाता है और इस राशि में से 1 लाख रुपए फ्रांस भेज दिए जाते हैं। इस प्रकार ये इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया कहलाएगी, और 2-2 लाख रुपए तीनों के कॉलम में आएंगे और तीनों को ही कर देना होगा। जयपुर में मकान संपत्ति के विक्रय से आए 1,50,000 रुपये। इस राशि का आधा भाग फ्रांस भेज दिया गया है, फ्रांस में प्राप्त किया गया है। यह भारत में उपार्जित है आय। इस प्रकार इसमें 1.5 लाख रुपए तीनों को ही कर देना होगा। तीनों के कॉलम में ही कर योग्य आय के रूप में लिखी जाएगी। एक मित्र की शादी के अवसर पर विदेशी मुद्रा में उपहार 36,000 रुपये जिसे भारत में प्राप्त किया गया है। इस प्रकार ये गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड है, यह टैक्सेबल नहीं है, यह इनकम नहीं है, इसे तीनों के कॉलम में नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार क्लियर है कि यदि कोई आय उपार्जित होने अथवा प्राप्त होने के आधार पर तो कर योग्य है, परंतु आयकर अधिनियम के अनुसार यदि वह करमुक्त है तो उसे इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। इसी प्रकार यदि उसमें कोई कटौती दी जानी है तो कटौती के बाद बची राशि शामिल करेंगे। थैंक्स।